हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन के बारे में। मतलब मानव कनेक्शन का भविष्य कैसा होगा। ये थोड़ी अजीब बात है ना। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी ने हमें कितना जोड़ दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल कर लो, हजारों लोगों से अपने विचार शेयर कर लो, टाइम जोन अलग हो तब भी दोस्ती निभाना कितना आसान हो गया है। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ एक और चीज हो रही है, अकेलापन। ये बिल्कुल एक महामारी की तरह फैल गया है। खासकर विकसित देशों में स्टडीज दिखाती हैं कि सोशल आइसोलेशन बढ़ रहा है, जबकि हमारे डिजिटल नेटवर्क लगातार बढ़ रहे हैं। ये जो विरोधाभास है, मतलब ये पैराडॉक्स, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई स्क्रीन के बाद क्या, आने वाले दशकों में ह्यूमन कनेक्शन कैसे बदलेगा। हाँ, और इसका जवाब सिर्फ ज्यादा टेक्नोलॉजी या कम टेक्नोलॉजी नहीं है जैसा लगता है। हम देख रहे हैं मतलब एक तरह से कि इंसान एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, इसे फंडामेंटल तौर पर फिर से समझने की शुरुआत हो रही है। शायद कोई ऐसा तरीका जो आमने सामने के इंटरेक्शन की गहराई बनाए रखे और उसकी फिजिकल सीमाओं को भी पार कर जाए। तो आगे क्या होगा ये जानने से पहले शायद ये समझना जरूरी है कि ये जो स्क्रीन आधारित कम्युनिकेशन है, इसने हमसे छीना क्या है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, देखिए, मानव कनेक्शन ये कोई आज की बात नहीं है। ये लाखों सालों में एक मल्टी सेंसरी, मतलब कई इंद्रियों वाला और शारीरिक अनुभव, एक एम्बॉडीड एक्सपीरियंस के रूप में विकसित हुआ है। जब हम व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम हजारों सूक्ष्म संकेतों, सटल सिग्नल्स को एक साथ प्रोसेस करते हैं। जैसे चेहरे पर पलक झपकते बदलते भाव, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, पोस्चर में हल्का सा बदलाव, किसी के नजदीकी की गर्माहट, सांसों की लय, यहाँ तक कि अनजाने में होने वाले फेरोमोन एक्सचेंज भी। ये सब मिलकर एक गहरी समझ बनाते हैं। सही बात है। और स्क्रीन्स क्या करती हैं? ये इस पूरे रिच एक्सपीरियंस को एक एक संकरे से चैनल में समेट देती हैं। जैसे वीडियो कॉल है, चेहरे के भाव तो दिख जाते हैं, लेकिन वो जो एक साथ होने की एनर्जी होती है ना, वो वाली फील मिस हो जाती है। बिल्कुल। और टेक्स्ट मैसेज, शब्द तो पहुंच जाते हैं, हाँ। पर आवाज का उतार चढ़ाव, टाइमिंग और वो जो गहरे मतलब वाले पॉज होते हैं, प्रेग्नेंट पॉजेज, हाँ। वो सब गायब। सोशल मीडिया तो कई बार कनेक्शन का सिर्फ भ्रम ही पैदा करता है। अक्सर वो असल रिश्ते की बस एक दिखावटी परछाई, एक परफॉर्मेटिव शैडो बनकर रह जाता है। हाँ, और इसका ना न्यूरोलॉजिकल प्रभाव भी मापा जा सकता है। रिसर्च बताती है कि आमने सामने की बातचीत से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये सब जुड़ाव और सहानुभूति के लिए जरूरी हैं। अच्छा। और डिजिटल कम्युनिकेशन ये चीजें पूरी तरह से नहीं कर पाता। हमारा जो वो प्राचीन सामाजिक मस्तिष्क है ना, जो लाखों सालों में विकसित हुआ है, वो स्क्रीन आधारित बातचीत को असल चीज का एक फीका विकल्प मानता है। मतलब इतना संतोषजनक कि हम लगे रहें, पर इतना खोखला कि हमें हमेशा एक कमी सी महसूस होती रहती है। तो यहां से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब कई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जो स्क्रीन की इन सीमाओं को पार करने का वादा कर रही हैं। हर कोई अलग एंगल से इस प्रॉब्लम को देख रहा है। बिल्कुल। एक तो है हैप्टिक कम्युनिकेशन, मतलब हैप्टिक कम्युनिकेशन। कंपनियां तेजी से परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड हैप्टिक टेक्नोलॉजी विकसित कर रही हैं जो दूरियों के पार स्पर्श यानी टच संचारित करती हैं। ये सिर्फ वाइब्रेशन से कहीं आगे है। अगली पीढ़ी के हैप्टिक सूट और डिवाइस दबाव, तापमान और यहाँ तक कि बनावट, टेक्सचर का भी अनुकरण कर सकते हैं। अरे वाह! सोचिए, वीडियो कॉल के दौरान किसी प्रियजन के गले लगने का एहसास, या मान लीजिए कोई मुश्किल बातचीत चल रही है और किसी दोस्त के कंधे पर वो एक भरोसेमंद हाथ महसूस करना, भले ही वो हजारों मील दूर हो। ये टेक्नोलॉजी कनेक्शन के उस फिजिकल पहलू को वापस लाने का लक्ष्य रखती है, जिसे स्क्रीन ने लगभग खत्म ही कर दिया था। सही। और दूसरा है स्पेशल ऑडियो एंड प्रेजेंस, यानी स्पेशल ऑडियो और उपस्थिति। एडवांस स्पेशल ऑडियो सिस्टम एक साझा स्थान, एक शेयर्ड स्पेस का ध्वनिक भ्रम, मतलब अकूस्टिक इल्यूजन पैदा करते हैं। ये स्टीरियो साउंड जैसा नहीं है। ये सिस्टम हर व्यक्ति की आवाज को एक त्रिआयामी स्पेस, 3D स्पेस में रखते हैं। इससे हमारा सुनने वाला सिस्टम बातचीत को ज्यादा स्वाभाविक रूप से प्रोसेस कर पाता है। हाँ, जैसे असल कमरे में होता है ना कि आवाज अलग अलग दिशाओं से आती है। हाँ। और अगर इसमें सूक्ष्म पर्यावरणीय ध्वनियों, सटल एनवायरमेंटल साउंड्स को भी मिला दें, तो ये शारीरिक रूप से अलग होते हुए भी एक कमरे में एक साथ होने की मनोवैज्ञानिक अनुभूति, साइकोलॉजिकल सेंसेशन पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCIs पर।
हालांकि अभी बहुत शुरुआती चरणों में है, पर न्यूरल इंटरफेस कनेक्शन की सबसे क्रांतिकारी पुनर्कल्पना का वादा करते हैं। जैसे न्यूरलिंक और कर्नल जैसी कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही हैं जो अंततः सीधे मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन की अनुमति दे सकती हैं। ओह, मतलब हाँ, मतलब न केवल शब्द बल्कि भावनाएं, संवेदनाएं या यहाँ तक कि जटिल अनुभवजन्य अवस्थाएं, कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंशियल स्टेट्स भी साझा करना। ये तो बहुत आगे की बात है और ये गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े करता है। बेशक करता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये एक ऐसे भविष्य का सुझाव देता है जहां कनेक्शन न केवल स्क्रीन बल्कि शायद भाषा को भी पार कर जाए। हाँ, और फिर है होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंस। होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंस मतलब फ्लैट स्क्रीन से आगे बढ़ते हुए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी साझा स्थानों में लोगों के त्रिआयामी 3D रिप्रेजेंटेशंस बना सकती हैं। अच्छा, मौजूदा वीडियो कॉल के विपरीत जहां हर कोई अपनी स्क्रीन पर घूरता है, होलोग्राफिक सिस्टम में आप प्राकृतिक आई कांटेक्ट और स्थानिक पोजीशनिंग, स्पेशल पोजीशनिंग कर पाएंगे। मतलब आप किसी के प्रोजेक्शन के चारों ओर घूम सकते हैं, अलग-अलग एंगल से उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये आमने सामने होने के अनुभव के ज्यादा करीब है। लेकिन जैसा मैंने कहा, शायद सबसे तत्काल विकास स्क्रीन को बदलने में नहीं, बल्कि ऐसे स्थान बनाने में है जहां फिजिकल और डिजिटल एक साथ सहज रूप से मौजूद हों। यहाँ दिलचस्प बात यह है, हाइब्रिड स्पेस, राइट? हाँ, हाइब्रिड स्पेस। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR वाले सोशल अनुभव आ सकते हैं। AR ग्लासेस फिजिकल स्पेस पर डिजिटल जानकारी को ओवरले करने का वादा करते हैं, बिना हमें स्क्रीन पर नीचे देखने की जरूरत के। कल्पना करें कि आप एक शहर में घूम रहे हैं और अपने दूर के दोस्त का अवतार अपने बगल में चलते हुए देख रहे हैं, रियल टाइम में अनुभव शेयर कर रहे हैं। हाँ, या फिर आप अपने लोकल दोस्तों के साथ इकट्ठा हों और दूर रहने वाले प्रियजनों के डिजिटल प्रतिनिधित्व भी मेज पर मौजूद हों, आपके AR ग्लासेस के माध्यम से दिखाई दें, लेकिन आपके फिजिकल वातावरण में पूरी तरह इंटीग्रेटेड हों। और इसी से जुड़ी है फाइजिटल थर्ड प्लेसेस की अवधारणा। फिजिको डिजिटल थर्ड प्लेसेस। हाँ, थर्ड प्लेसेस मतलब वो जगह जो न घर है न काम की जगह, पर कम्युनिटी के लिए जरूरी हैं, जैसे कैफे, लाइब्रेरी, पार्क। ऑनलाइन होने से इनका महत्व कुछ कम हुआ था, लेकिन भविष्य में हाइब्रिड वेन्यू आ सकते हैं जो फिजिकल अटेंडीज और रिमोट पार्टिसिपेंट्स दोनों की समान रूप से सेवा करें। ये सिर्फ वो जूम इन कॉन्फ्रेंस रूम वाला मॉडल नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्किटेक्चरल रूप से हाइब्रिड उपस्थिति के लिए डिजाइन किए गए स्थान होंगे। इनमें स्पेशल ऑडियो होगा, टैक्टाइल फीडबैक सिस्टम होंगे, पर्यावरणीय नियंत्रण होंगे, जो फिजिको डिजिटल विभाजन के पार एक वास्तविक साझा अनुभव, जेन्युइन शेयर्ड एक्सपीरियंस बना सकें। कमाल है। और इसमें एक और चीज है, हैप्टिक एनवायरनमेंट्स, हैप्टिक वातावरण। रिसर्च लैब्स ऐसे वातावरणों की खोज कर रहे हैं जिनकी सतहें, बनावट, तापमान और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बदल सकती हैं। एक ऐसे कमरे की कल्पना करें जहां दीवारें सूरज की रोशनी की गर्मी का अनुकरण कर सकें, जहां फर्नीचर अलग-अलग मूड बनाने के लिए अपनी बनावट बदल सकें, या जहां आप सूक्ष्म पर्यावरणीय परिवर्तनों के माध्यम से दूरस्थ प्रतिभागियों की उपस्थिति को महसूस कर सकें। ये सब तो टेक्नोलॉजी की बातें हुई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद सबसे गहरा बदलाव टेक्नोलॉजिकल न होकर एक सांस्कृतिक पहचान हो, कि भाई कुछ प्रकार के कनेक्शन के लिए फिजिकल उपस्थिति, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती ही है, और हम इस सुधार के शुरुआती संकेत देख भी रहे हैं। बिल्कुल। सालों के असीमित डिजिटल विस्तार के बाद लोग तेजी से शारीरिक अनुभवों, एम्बॉडीड एक्सपीरियंसेस के लिए तरस रहे हैं। आप देखिए, ग्रुप फिटनेस क्लासेस, इमर्सिव थिएटर, एक्सटैटिक डांस गैदरिंग्स, को-वर्किंग स्पेस, इन सब की जो विस्फोटक वृद्धि हुई है, वो फिजिकल सह उपस्थिति, फिजिकल को प्रेजेंस की भूख का सुझाव देती है, जिसे अकेले टेक्नोलॉजी संतुष्ट नहीं कर सकती। तो ये टेक्नोलॉजी का रिजेक्शन नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेशन है। मतलब फिजिकल सभाओं को कोऑर्डिनेट करने और बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना, ना कि उन्हें रिप्लेस करने के लिए। सही कहा। और इसी से जुड़ा है इंटेंशनल कम्युनिटीज और को लिविंग का कॉन्सेप्ट। रिमोट वर्क ने कई लोगों को भौगोलिक बाधाओं से मुक्त कर दिया है, ठीक है? हाँ। तो कुछ लोग और अलग थलग होने के बजाय जानबूझकर फिजिकल समुदाय चुन रहे हैं। को लिविंग स्पेस, इंटेंशनल कम्युनिटीज और डिजिटल नोमैड हब उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो टेक्नोलॉजी की फ्लेक्सिबिलिटी का लाभ उठाकर घने, अधिक जानबूझकर बने फिजिकल नेटवर्क बना रहे हैं। और वो टच स्टार्वेशन वाली बात भी है। मतलब फिजिकल कांटेक्ट में कमी के जो नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव होते हैं, उसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है।
इससे दैहिक उपचारों, पार्टनर डांसिंग, मार्शल आर्ट्स और दूसरी प्रथाओं में रुचि बढ़ रही है जिनमें उपयुक्त फिजिकल टच शामिल है। हाँ, बिल्कुल। भविष्य में प्लेटोनिक फिजिकल कनेक्शन के अधिक सामाजिक रूप से स्वीकृत रूप शामिल हो सकते हैं, जो स्पर्श को एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में पहचानते हैं। और एक और मूवमेंट है स्लो कम्युनिकेशन मूवमेंट, धीमा संचार आंदोलन। जैसे स्लो फूड मूवमेंट। हाँ, उसी के समानांतर कुछ समुदाय स्लो कम्युनिकेशन अपना रहे हैं, मतलब जानबूझकर विचारशील आदान प्रदान जो गति पर गहराई को प्राथमिकता देते हैं। इसमें पत्र लेखन का पुनरुद्धार हो सकता है, या फोन ऑनली वीकेंड्स, या डिजिटल संवाद, मतलब डिजिटल डिटॉक्स। अच्छा। टेक्नोलॉजी को छोड़ने के बजाय ये आंदोलन इसे अधिक चुनिंदा रूप से उपयोग करता है, उन प्रकार के कनेक्शन के लिए जगह बनाता है जिनके लिए समय और ध्यान की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इन सब बदलावों को देखें तो हमारे रिश्तों का आर्किटेक्चर भी बदल सकता है। जैसे मानवविज्ञानी रॉबिन डनबार ने कहा था कि मनुष्य लगभग 150 सार्थक रिश्ते बनाए रख सकते हैं, जिसमें घनिष्ठ संबंधों के छोटे दायरे होते हैं। हाँ, डनबार नंबर। राइट। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस मॉडल को टेस्ट किया है, जिससे हम सैकड़ों या हजारों लोगों के साथ कमजोर संबंध बनाए रख सकते हैं। भविष्य में संभवतः एक अधिक परिष्कृत संबंध संरचना, रिलेशनशिप आर्किटेक्चर शामिल होगी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें। शायद माइक्रो कम्युनिटीज, सूक्ष्म समुदाय। बिल्कुल। एक बड़ी सी अविभाजित फ्रेंड्स लिस्ट के बजाय हम कई ओवरलैपिंग सूक्ष्म समुदायों, ओवरलैपिंग माइक्रो कम्युनिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। ये छोटे समूह होंगे जो विशिष्ट रुचियों, मूल्यों या गतिविधियों के आसपास केंद्रित होंगे। जैसे साप्ताहिक कुकिंग सर्कल या मासिक हाइकिंग ग्रुप, त्रैमासिक बुक क्लब। हाँ, और मुख्य परिवार के साथ दैनिक चेक इन भी। टेक्नोलॉजी समन्वय, कोऑर्डिनेशन की सुविधा देती है, लेकिन कनेक्शन का स्पष्ट उद्देश्य और उचित गहराई होती है। और फिर है एम्बिएंट अवेयरनेस का नया डिजाइन। परिवेश जागरूकता। हाँ, वर्तमान सोशल मीडिया दिखावटी पोस्ट के माध्यम से परिचितों के जीवन की परिवेश जागरूकता देता है। भविष्य की प्रणालियां शायद अधिक सूक्ष्म, प्रामाणिक परिवेश कनेक्शन प्रदान कर सकती हैं, जैसे ये जानना कि कोई दोस्त मुश्किल सप्ताह से गुजर रहा है बिना उन्हें इसे दुनिया को बताने की जरूरत के, या घुसपैठ निगरानी, इन्वेजिव सर्वेलेंस के बिना अपने समुदाय की सामान्य भावनात्मक जलवायु, इमोशनल क्लाइमेट को महसूस करना। लेकिन इसके लिए तकनीकी परिष्कार के साथ सावधानीपूर्वक नैतिक डिजाइन, एथिकल डिजाइन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। और एक और चीज है रिचुअल एंड रिदम, अनुष्ठान और लय। जैसे जैसे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हावी होता है, मतलब जब मर्जी तब जवाब दो, हम सिंक्रोनस साझा अनुभव, सिंक्रोनस शेयर्ड एक्सपीरियंस के महत्व को फिर से खोज रहे हैं। हाँ। भविष्य में अधिक संरचित अनुष्ठान शामिल हो सकते हैं, जैसे साप्ताहिक पारिवारिक वीडियो डिनर, मासिक सामुदायिक सभाएं, वार्षिक रिट्रीट, जो आधुनिक जीवन की फ्लेक्सिबिलिटी के भीतर गहरे कनेक्शन की विश्वसनीय लय, रिलायबल रिदम्स बनाते हैं। तो ये सब सुनने में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस विकास में चुनौतियां और खतरे क्या हैं? हाँ, खतरे बिल्कुल हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहला है द इनइक्वालिटी गैप, असमानता का अंतर। ये एडवांस्ड हैप्टिक सिस्टम, न्यूरल इंटरफेस, AR ग्लासेस, ये शुरू में महंगे होने की संभावना है। इससे एक दो स्थली फुडारी, 2 टियर सिस्टम बन सकती है, जहां धनी व्यक्ति समृद्ध शारीरिक डिजिटल कनेक्शन तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य फ्लैट स्क्रीन के साथ अटके रहते हैं। और ये मौजूदा सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। और फिर प्राइवेसी एंड कंसेंट, गोपनीयता और सहमति का क्या? टेक्नोलॉजी जो फिजिकल संवेदनाओं, भावनाओं या न्यूरल गतिविधि को कैप्चर और ट्रांसमिट करती हैं, वो गंभीर गोपनीयता चिंताएं पैदा करती हैं। मतलब एक हक के डेटा का मालिक कौन है? क्या भावनात्मक अवस्थाओं को रिकॉर्ड और रिप्ले किया जा सकता है? और क्या होता है जब अंतरंग क्षण डेटा बन जाते हैं, जिन्हें स्टोर, विश्लेषण या हैक किया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। बिल्कुल। और फिर है दी ऑथेंटिसिटी क्राइसिस, प्रमाणिकता संकट। जैसे जैसे डिजिटल प्रतिनिधित्व अधिक यथार्थवादी होते जाते हैं, प्रामाणिक मानव कनेक्शन को AI जनित सिमुलेशन से अलग करना शायद असंभव हो जाए। हम एक ऐसी सभा में शामिल हो सकते हैं जहां आधे प्रतिभागी परिष्कृत AI एजेंट हों, या ऐसी संस्थाओं के साथ संबंध विकसित कर सकते हैं जिन्हें हम मानव मानते हैं लेकिन वो है नहीं। ये तो डरावना है। और अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, ध्यान विखंडन का क्या?
स्मार्टफोन ने जो ध्यान की समस्याएं पैदा की हैं, उन्हें हल करने के बजाय नई टेक्नोलॉजी ध्यान को और खंडित कर सकती हैं। सोचिए, आप शारीरिक रूप से मौजूद किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एआर ओवरले, हैप्टिक नोटिफिकेशन और कई स्रोतों से स्पेशल ऑडियो पर भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मल्टीटास्किंग का एक्सट्रीम लेवल। और शायद सबसे खतरनाक संभावना है द एम्बॉडीमेंट बाईपास, शारीरिकता को बाईपास करना। मतलब ये कि तेजी से परिष्कृत डिजिटल कनेक्शन फिजिकल सभा की अनिवार्यता को पूरी तरह से कमजोर कर देगा। यदि वर्चुअल उपस्थिति काफी अच्छी, गुड इनफ हो जाती है, तो हम उस फोर्सिंग फंक्शन को खो सकते हैं जो वर्तमान में लोगों को शारीरिक रूप से एक साथ लाता है। और शायद बहुत देर से पता चले कि कुछ ऐसा खो गया है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल। इसीलिए अकेले टेक्नोलॉजी ये निर्धारित नहीं करेगी कि कनेक्शन कैसे विकसित होता है। हमें साथ में सामाजिक और दार्शनिक ढांचे, सोशल एंड फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता है, जो हमें इन विकल्पों को बुद्धिमानी से नेविगेट करने में मदद करें। जैसे प्रेजेंस एज प्रैक्टिस, अभ्यास के रूप में उपस्थिति को स्वचालित मानने के बजाय हम जानबूझकर उपस्थिति, इंटेंशनल प्रेजेंस की सांस्कृतिक प्रथाओं को विकसित कर सकते हैं। ये एक स्किल की तरह सिखाया जाए और फिजिकल और डिजिटल दोनों इंटरैक्शन के लिए इसे वैल्यू किया जाए। इसमें ध्यान आधारित प्रशिक्षण या कम्युनिकेशन कोर्सेज, हाँ, या सामाजिक मानदंड शामिल हो सकते हैं जो बातचीत के दौरान केंद्रित ध्यान की रक्षा करते हैं। फिर है द एथिक्स ऑफ कनेक्शन की नैतिकता। हमें डिजिटल फिजिकल हाइब्रिड अस्तित्व के लिए नए नैतिक ढांचे की जरूरत है। जैसे कि कब डिजिटल रूप से उपस्थित होना ठीक है और कब शारीरिक रूप से। बिल्कुल। हमारे फिजिकल निकटता में लोगों बनाम डिजिटल कनेक्शन के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? हम डिजिटल कम्युनिकेशन की दक्षता को शारीरिक उपस्थिति की गहराई के साथ कैसे संतुलित करते हैं? फिर है कनेक्शन डाइवर्सिटी, कनेक्शन विविधता। जैसे पोषण स्वास्थ्य के लिए आहार विविधता की जरूरत होती है, वैसे ही संबंध स्वास्थ्य के लिए कनेक्शन विविधता की आवश्यकता हो सकती है। मतलब एक बैलेंस, गहरी वन-ऑन-वन बातचीत, बड़े समूह के अनुभव, डिजिटल चेक इन, फिजिकल गतिविधियां, बौद्धिक आदान प्रदान, भावनात्मक समर्थन और साझा चुप्पी, इन सब का। हाँ, एक संतुलित आहार। भविष्य के वेलनेस फ्रेमवर्क कई आयामों में कनेक्शन की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। और आखिर में सेक्रेड अनप्लगिंग, पवित्र अनप्लगिंग। डिस्कनेक्शन को अभाव के रूप में देखने के बजाय संस्कृतियां आवधिक डिजिटल अनुपस्थिति के लिए सकारात्मक ढांचे विकसित कर सकती हैं। सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक जरूरी ब्रेक की तरह। एग्जैक्टली, जैसे नींद को अब वैकल्पिक के बजाय आवश्यक माना जाता है, वैसे ही पूरी तरह से अनप्लग्ड समय को मनोवैज्ञानिक और संबंध स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जा सकता है। तो देखिए, स्क्रीन से परे ह्यूमन कनेक्शन का भविष्य केवल टेक्नोलॉजी द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है। ये उन विकल्पों से आकार लेगा जो हम चुनते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, कि नई क्षमताओं को प्राचीन मानवीय आवश्यकताओं के साथ कैसे एकीकृत किया जाए। शायद सबसे महत्वपूर्ण एहसास ये हो सकता है कि कनेक्शन स्वयं एक कौशल बनता जा रहा है जिसे हमें सचेत रूप से विकसित करना चाहिए। ये अब कुछ ऐसा नहीं है जो स्वाभाविक रूप से होता है, जैसा शायद हमारे पूर्वजों के छोटे स्थिर समूहों में होता था। आधुनिक जीवन और निश्चित रूप से स्क्रीन के बाद का भविष्य हमसे अधिक जानबूझकर, अधिक कुशल और अधिक विचारशील होने की मांग करता है कि हम उन कनेक्शनों को कैसे बनाते और बनाए रखते हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। हाँ, स्क्रीन जो वर्तमान में हमारे सामाजिक जीवन का इतना अधिक मध्यस्थता करती हैं, वो बुरी नहीं है, लेकिन वे अपर्याप्त हैं। आगे जो आएगा वो उनका सरल उन्मूलन नहीं होगा, बल्कि उनका अतिक्रमण होगा। एक भविष्य जहां टेक्नोलॉजी कनेक्शन की सेवा करती है, न कि उसका स्थान लेती है। जहां हम डिजिटल क्षमताओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन एक साथ होने के शारीरिक, बहुसंवेदी, गहरे मानवीय अनुभव को बदलने के लिए नहीं। कनेक्शन का भविष्य अंततः हमारी टेक्नोलॉजी की परिष्कार, सोफिस्टिकेशन के बारे में कम और जिस ज्ञान, विजडम से हम इसका उपयोग करते हैं उसके बारे में अधिक हो सकता है। हमारी चुनौती इंसान बने रहना है, पूरी तरह से अस्त-व्यस्त शारीरिक रूप से इंसान, भले ही हमारे लिए उपलब्ध उपकरण तेजी से शक्तिशाली होते जाएं। हम सफल होते हैं या नहीं, ये न केवल ये निर्धारित करेगा कि हम कैसे संवाद करते हैं, बल्कि आने वाली सदी में एक व्यक्ति होने का क्या मतलब होगा।
Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See you.